नमस्कार कोर्ट्स दिस वीक में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी इस हफ्ते की बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कावड़ यात्रा क्यूआर कोड का मामला। दरअसल बता दें आपको कि कावड़ यात्रा क्यूआर कोड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों से कावड़ यात्रा के दौरान खाद्य विक्रेताओं के लिए क्यूआर कोड अनिवार्य करने के फैसले पर जवाब मांगा है। ये फैसला दोनों राज्यों में कावड़ यात्रा के दौरान लागू किया गया था, जिसमें खाद्य विक्रेताओं को अपने स्टॉल पर क्यूआर कोड प्रदर्शित करना अनिवार्य था। क्यूआर कोड का उद्देश्य खाद्य विक्रेताओं की जानकारी और उनके द्वारा बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की जानकारी प्रदान करना था, जिससे श्रद्धालुओं को अपने खाने पीने के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सके। एक याचिका में इस फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें कहा गया कि ये फैसला असुविधाजनक और अव्यवहारिक है, खासकर छोटे खाद्य विक्रेताओं के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों से इस याचिका पर जवाब मांगा है और उनसे पूछा है कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। कावड़ यात्रा एक महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा है, जिसमें श्रद्धालु लाखों श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा करने के लिए हरिद्वार और अन्य पवित्र स्थलों से जल लाते हैं और इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों ने क्यूआर कोड अनिवार्य करने के फैसले को श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है। उनका तर्क है कि इससे श्रद्धालुओं को खाद्य विक्रेताओं के बारे में जानकारी मिल सकेगी और वह अपने खान पान के बारे में सूचित निर्णय ले सकेंगे। याचिकाकर्ता का तर्क है कि क्यूआर कोड अनिवार्य करने का फैसला अव्यवहारिक और असुविधाजनक है, खासकर छोटे खाद्य विक्रेताओं के लिए। उनका कहना है कि इससे खाद्य विक्रेताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और उनकी आजीविका प्रभावित होगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई जल्द ही होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों को अपना जवाब पेश करना होगा। इस मामले का नतीजा खाद्य विक्रेताओं और श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। फिल्म उदयपुर फाइल से जुड़ी हुई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर फाइल्स फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने केंद्रीय सरकार की समिति से फिल्म पर जल्द ही फैसला लेने को कहा है। फिलहाल फिल्म उदयपुर फाइल्स रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र की वैधानिक कमेटी के फैसले का इंतजार करेंगे और कोर्ट ने कहा है कि सब पक्षकार कमेटी के सामने अपना पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया कि अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति का अधिकार से पहले आएगा। सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा। जस्टिस सूर्यकांत ने मामले पर सुनवाई के दौरान कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक फिल्म के रिलीज के खिलाफ जमीयत ने केंद्र सरकार के पास आवेदन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि सूचना प्रसारण मंत्रालय बुधवार दोपहर सुनवाई करने वाला है। उसने पक्षकारों को बुलाया, क्यों न सरकार के फैसले का इंतजार किया जाए। उन्होंने कहा सरकार द्वारा की जा रही सुनवाई में दोनों पक्ष अपनी बात रख सकते हैं। वहीं फिल्म निर्माता के वकील गौरव भाटिया ने कहा कि एक अथॉरिटी में हमें रिलीज का सर्टिफिकेट दिया है और हमारी फिल्म की रिलीज पर रोक लगाकर मेरे अधिकार और आर्थिक नुकसान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता की ओर से 55 कट का सुझाव दिया गया था, उसका हमने पालन किया। मेरी फिल्म रात 12 बजे के बाद रिलीज होनी थी और हाईकोर्ट का ऑर्डर रात 8 बजे आया। फिल्म के रिलीज के थिएटर बुक हो गए थे, हमारे 6 दिन बर्बाद हो गए। अगर कोर्ट गुरुवार तक फैसला कर लेती हैं तो मैं फिल्म रिलीज कर पाऊंगा। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये सही नहीं होगा। हम सरकार को गुरुवार तक अपना फैसला
लेने को कहें। दूसरी तरफ आरोपी जावेद के वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा है कि फिल्म दो ऐसे मामलों से जुड़ी हुई है जो अदालत में विचाराधीन है। पहला कन्हैया लाल हत्याकांड और दूसरा ज्ञानवापी मस्जिद मामला। उन्होंने कहा कि फिल्म में अदालतों को भी एक खास तरह से फोकस किया गया है। नफरत फैलाने वाली बातें, अदालत को बदनाम करने वाली बातें हैं। न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कम नहीं किया जा सकता। निर्देशक की ओर से वकील गौरव भाटिया ने कहा है कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक मैंने खुद फिल्म देखी है और पूरी तरह से एक समुदाय के खिलाफ नफरत का विषय है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में फिल्म मैरिट पर अपनी कोई राय नहीं दी है, ताकि साथ ही कोर्ट ने हाईकोर्ट ने जमीयत को सरकार के पास आवेदन देने को कहा था ताकि वो सिनेमेटोग्राफ एक्ट के तहत अपने कानूनी राहत का विकल्प आजमा सके। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की जमानत शर्तों में ढील देते हुए उन्हें लेख और राय लिखने की अनुमति दे दी है, लेकिन उप न्यायिक मुद्दों पर टिप्पणी करने से रोक दिया है। महमूदाबाद को मई में हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर पर उनके सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में गिरफ्तार किया था। महमूदाबाद पर 2 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें एक भाजपा पदाधिकारी और शिकायत तो दूसरी हरियाणा राज्य महिला आयोग की शिकायत पर आधारित थी। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और 21 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ ने हरियाणा एसआईटी को 2 एफआईआरों की जांच पर ध्यान केंद्रित करने और 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। पीठ ने एसआईटी को महमूदाबाद के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त करने के तरीके पर सवाल उठाए और कहा कि जांच केवल 2 एफआईआरों तक ही सीमित होनी चाहिए। कोर्ट ने महमूदाबाद को जांच में सहयोग करने और उप न्यायिक मुद्दों पर टिप्पणी करने से बचने का निर्देश दिया है। महमूदाबाद के वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया है कि उनके मुवक्किलों के पोस्ट देशभक्ति से भरे हुए थे और उनका उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से लालू प्रसाद यादव को एक बड़ा झटका लगा है। अदालत ने लैंड फॉर जॉब घोटाले में ट्रायल पर रोक लगाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। अब लालू प्रसाद यादव को ट्रायल का सामना करना होगा, लेकिन उनके व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई है। लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लोगों को नौकरी देने के बदले जमीनें ली हैं। इस मामले में सीबीआई ने 2022 में एफआईआर दर्ज की थी। लालू यादव का कहना है कि एफआईआर 14 साल की देरी से दर्ज की गई है और उनके खिलाफ जांच शुरू करने से पहले आवश्यक प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में मामला पहले से ही लंबित है। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वे इस मामले की सुनवाई में तेजी लाएं। साथ ही लालू प्रसाद यादव को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई है। अब लालू यादव की नजरें दिल्ली हाई कोर्ट पर टिकी होंगी और जहां उनकी याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। अगर अदालत में दोषी साबित होता है तो लालू यादव को सजा हो सकती है, जो उनके राजनीतिक और कानूनी करियर के लिए गंभीर झटका होगा। सरकारी आवास पर लगी आग के दौरान अकूत मात्रा में जले हुए नोट मिलने के मामले में आरोपी हाईकोर्ट जज जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपनी अर्जी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा नियुक्त आंतरिक जांच पैनल की रिपोर्ट को चुनौती दी है। वर्मा ने अपनी अर्जी में सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट को अमान्य करार देते हुए गुहार लगाई है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में 5 प्रमुख तर्क दिए हैं।
इन हाउस प्रक्रिया असंवैधानिक। बता दें कि जस्टिस वर्मा का तर्क है कि इन हाउस प्रक्रिया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों को संभालने के लिए अपनाया था, आत्म नियमन और तथ्य खोज के अपने इच्छित दायरे से परे है। ये एक समानांतर असंवैधानिक तंत्र बनाता है जो कि न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद की विशेष शक्तियों को कम करता है। सुप्रीम कोर्ट या सीजीआई का न्यायाधीशों पर कोई अधिक्षण नहीं। जस्टिस वर्मा का तर्क है कि संविधान सुप्रीम कोर्ट या सीजीआई को हाई कोर्ट या उनके न्यायाधीशों पर कोई अधिक्षण या अनुशासनात्मक शक्तियां नहीं देती है। आत्मनियमन प्रक्रियाएं जैसे इन हाउस प्रक्रिया हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के संवैधानिक रूप से संरक्षित कार्यकाल को बाईपास या ओवरराइड नहीं कर सकती है। इन हाउस समिति की जांच अमान्य और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन। जस्टिस वर्मा का आरोप है कि इन हाउस समिति ने उन्हें अपने कार्रवाई के बारे में सूचित नहीं किया और उन्हें साक्ष्य एकत्र करने के लिए कोई इनपुट देने का अवसर नहीं दिया। समिति ने उनकी अनुपस्थिति में गवाहों से पूछताछ की और उन्हें वीडियो रिकॉर्डिंग के बजाय संक्षिप्त बयान प्रदान किए। समिति की रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। जस्टिस वर्मा का तर्क है कि पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना ने उन्हें अपनी बर्खास्तगी की सिफारिश करने से पहले समिति की रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया है। उन्हें समिति की रिपोर्ट पर कोई जवाब देने का अवसर नहीं दिया गया। मीडिया ट्रायल। जस्टिस वर्मा का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ आरोपों का अभूतपूर्व सार्वजनिक प्रकटीकरण उन्हें मीडिया ट्रायल के अधीन करता है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और करियर को अपूरणीय क्षति पहुंची है। अगली खबर का रुख करते हैं। लखनऊ की एक विशेष एमपी एमएलए अदालत ने आज राहुल गांधी को भारतीय सैनिकों के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के मामले में जमानत दे दी है। ये बयान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया था। राहुल गांधी ने पिछली 5 सुनवाइयों में अनुपस्थित रहने के बाद जमानत लेने के लिए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा के सामने व्यक्तिगत रूप से वो पेश हुए। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना द्वारा भारतीय सैनिकों को पीटने संबंधी बयान दिए थे। इस मामले में पूर्व बीआरओ निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। लखनऊ की एमपी एमएलए विशेष मजिस्ट्रेट अदालत ने राहुल गांधी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। इससे पहले मई में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने मानहानि मामले और समन आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बोलने की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति भारतीय सेना जैसे संस्थानों के बारे में अपमानजनक बयान दे सकता है। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कोविड-19 के दौरान इस महामारी के दौरान तबलीगी जमात के विदेशी सदस्यों को शरण देने के आरोप में 70 भारतीयों को आरोप मुक्त कर दिया है। ये फैसला न्यायमूर्ति नीना बंसल की बेंच ने सुनाया है। आरोपियों पर आईपीसी, एपिडेमिक डिसीज एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के तहत आरोप लगाए गए थे। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इन भारतीय नागरिकों के खिलाफ 16 एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने तबलीगी जमात के विदेशी सदस्यों को अपनी मस्जिदों में शरण दी थी। हालांकि अदालत ने पुलिस की दलीलों को खारिज कर दिया और आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया। 70 भारतीयों पर तबलीगी जमात के विदेशी सदस्यों को शरण देने का आरोप लगाया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी को आरोप मुक्त कर दिया। आरोपों का आधार आईपीसी, एपिडेमिक डिसीज एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई 16 एफआईआर दर्ज की गई थी। ये मामला तबलीगी जमात के मरकज में हुए एक कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक शामिल हुए थे।
इस कार्यक्रम को लेकर विवाद हुआ था और आरोप लगाया गया था कि इससे कोविड-19 का संक्रमण फैल गया था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।